enabled. नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं बचत, निवेश और आप कोविड स्पेशल, हमारी खास पेशकश। और हमारी इस पेशकश में हमारे मेहमान हैं कृष्ण शर्मा, लीड ट्रेनिंग एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के। कृष्ण जी, स्वागत है आपका। ये जो कोरोना का दौर है, इसको लोग कोरोना काल भी कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह का अनुभव कई सालों में नहीं हुआ था वो हो गया। बाजार बहुत बेतहाशा गिरा, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। म्यूचुअल फंड्स के एनएवी काफी तेजी से गिरे, ब्याज दरों में गिरावट आई, बहुत कुछ हुआ, बहुत तरह की खबरें आई और फिर बाजार संभलने की भी कोशिश कर रहा है। खबरें मिली जुली हैं। इस तरह का जो इवेंट, जिसको ऐसा कहा जा रहा है कि शायद शताब्दी में एक बार ऐसा अनुभव आपको होता है, निवेशकों के लिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड के निवेशक हों, शेयर बाजार के निवेशक हों, उनके लिए इससे क्या सबक निकलते हैं? प्रदीप जी, वाकई में ये एक बहुत ही अद्भुत काल है, महान संकट है। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि शताब्दी में 1919 के बाद 100 वर्षों के पश्चात ये संकट हमारे सामने आया है महामारी के रूप में। हमें एक सबक तो लेना ही होगा। अगर हमने बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना राष्ट्र के नाम, तो वहाँ उन्होंने कहा था, लॉकडाउन की घोषणा करते वक्त उन्होंने कहा था कि वे आरबीआई और बैंकों से निवेदन करते हैं कि जो भी हमारे नागरिक ईएमआई दे रहे हैं उनके लिए मोरिटोरियम दिया जाए, उनकी ईएमआई को स्थगित किया जाए 3 महीने के लिए। और ऐसा ही किया गया। और उस वक्त हमें ये सोचना होगा हमें कि अगर हम जीवन में 3 महीने का अगर लॉकडाउन आता है, जीवन में अगर हमारे सामने इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कि हम 3 महीने के लिए अपने आय को सृजन ना कर सकें, हमारी आमदनी में बाधा उत्पन्न हो जाए, तो क्या हम अपने घर को उसी सुचारू रूप से चला सकते हैं? क्या हम 3 से 6 महीने तक अगर आय में बाधा उत्पन्न होती है तो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी संकट के, क्या हम अपने परिवार के आर्थिक हितों की रक्षा कर सकते हैं? ये हमारे लिए सोचने का समय है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने बाजार की उथल पुथल की बात की, हमारे 1992 के लिबरेशन के बाद में, लिबरलाइजेशन के बाद में जो भी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन की वजह से एक सबक तो हमें लेना ही होगा कि अब हम इन्वेस्टमेंट करके अपनी एफडी के सर्टिफिकेट को, अपने शेयर के सर्टिफिकेट को लैमिनेट करके बक्से अलमारी में बंद करके नहीं रख सकते हैं। समय समय पर हमें अपने जो पोर्टफोलियो है उसको रिविजिट करना होगा, रीबैलेंस करना होगा, व्यवस्थित करना होगा और उसके लिए हमें उसका नियोजन करना होगा। तो ध्यान से हमें समझने की बात है कि दुनिया की किसी भी वर्तमान अर्थव्यवस्था में ब्याज दर और महंगाई, ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। हमारे देश में भी आरबीआई ने एक नया आदर्श कह सकते हैं, एक नया टारगेट, नया लक्ष्य स्थापित किया है, जिसको आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। दुनिया के तमाम मुल्क इस पॉलिसी का निर्वहन करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो इसमें हम महंगाई को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इंटरेस्ट रेट्स बार बार बदलती हैं। जब इंटरेस्ट रेट बार बार बदलती है तो क्रेडिट या उधार लेने की प्रक्रिया में उसका प्रभाव पड़ता है और मांग ऊपर नीचे होती है। इसलिए मांग के ऊपर नीचे होने से बाजार ऊपर नीचे होते हैं, और जब बाजार ऊपर नीचे होते हैं तो आपका रिटर्न ऊपर नीचे होता है, और जब आपका रिटर्न ऊपर नीचे होता है तो आपको उसको व्यवस्थित रखने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने जीवन में ये सीखा है, मेरा 25 साल का अनुभव ये कहता है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स टैक्टिकल इन्वेस्टर्स होते हैं। इस महामारी ने हमें इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि हमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बनना होगा, वित्तीय नियोजन करना होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, ताकि जीवन में कभी भी किसी भी संकट का सामना हम आसानी से कर सकें और कभी भी हमें आर्थिक वजह से हमें दुविधा ना हो, ये सुनिश्चित कर सकें। यही सबक है। जी हाँ, तो जो आपने बात कही, बदलाव इस तरह भी आए हैं कि आपके पिताजी ने और मेरे भी पिताजी ने ज़्यादातर जो पैसे अपने बचा के रखे वो उन्होंने बैंक के डिपॉजिट में लगाए, या वो किसान विकास पत्र जैसे कुछ स्कीम्स होती थी वहाँ पे लगाते थे, या वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लगाते थे, या पोस्ट ऑफिस में काफ़ी लोग पैसे रखते थे। और उनको जो ब्याज दरें तय हो गई, अगर उन्होंने मान लीजिए कि 1975 में एक एफडी किया और 1980 तक वो एफडी निकला, उनको पता होता था कि 5 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो हमारे आज के समय में हम, चूंकि जो आपने कहा 90 के दशक के बाद मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खासतौर पे म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका एनएवी बराबर बदलता है। तो जो निवेशक है इस तरह के दौर में, जब वो देखता है कि मेरा एनएवी इतनी जोर से नीचे आया, फिर थोड़ा थोड़ा अब रिकवर हो रहा है, तो जाहिर है कि उसको ये समझना ज़रूरी है कि इसको इस हालात से आप कैसे गुजरें, क्या रुख रखें। किसी को लगता है कि क्या जाकर पैसे निकाल लें सारे के सारे और ना कम हो जाएं।
हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। देखिए, मैं आपसे फिर वही हम घूम फिर के हम उसी बात की तरफ मुड़ के आते हैं कि हम निवेश को किस तरह से करते हैं और किस तरह से देखते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में दुर्भाग्यवश प्रदीप जी मैं कहूँगा कि जानकारियाँ बहुत कम हैं और मिथ्या जो एक तरह से समझ लीजिए आपकी लोगों का अनुभव अजीब सा रहता है कि जब वो टैक्टिकल इन्वेस्टर होते हैं तो हमें बहुत बहुत ध्यान से एक बात समझनी होगी। जैसे कि मैंने अपने पिताजी के समय की बात कही थी, उनका जो ज़माना था वो डिफाइंड बेनिफिट का ज़माना था और हमारा जो ज़माना है ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का ज़माना है। हमें नहीं मालूम हमें क्या रिटर्न मिलेगा, हमें नहीं मालूम कल ब्याज दरें क्या रहेंगी। पीपीएफ की ब्याज दरें तो कभी कभी बदला करती थी, वो हर 3 महीने में आजकल बदलती है। सरकारी कर्मचारी को पहले गारंटीड पेंशन मिला करती थी, अब सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती है। वो एनपीएस के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन जाता है और क्या उनको रिटर्न मिलेगा और किस तरह से पेंशन मिलेगी उनको नहीं मालूम है। तो बाजार लिंक्ड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये तो अब वास्तविकता है हमारे जीवन की। मैंने जब म्यूचुअल फंड्स में कार्य करना शुरू किया था तो मेरी माँ का ये मानना था कि यहाँ कौन निवेश करेगा, पर मैं 28 साल पीछे मुड़ के देखता हूँ तो म्यूचुअल फंड लगातार लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में खास बात होती है, जो उसकी पहले लोग कमजोरी मांगते थे वही म्यूचुअल फंड की ताकत बन गई है और वो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यस, बाजार में जो भी परिवर्तन आता है म्यूचुअल फंड उसको रिएक्ट नहीं करता है, म्यूचुअल फंड उसको रेस्पॉन्ड करता है। म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम करना क्या चाहते हैं, कितने समय के लिए निवेश है और फिर उस उत्पाद की श्रेणी को तय करना है कि किस प्रोडक्ट में मुझे जाना है। एक बार आपने होमवर्क कर लिया तो म्यूचुअल फंड आपको निराश नहीं करता है और वो आपके वित्तीय नियोजन का सबसे प्रबल और सबसे मुख्य अंग बन के निकलता है। बिल्कुल। तो दरअसल अगर आप एक निवेशक हैं और बाजार में इस तरह की गिरावट आती है और आपके म्यूचुअल फंड का एनएवी नीचे आता है तो ये आपके लिए दरअसल मौका है। अब जो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की एक स्कीम है जिसकी आप बात कर रहे थे अभी, उसमें आप म्यूचुअल फंड्स का किस तरह से उसकी भूमिका देखते हैं और फिर इस तरह के उतार चढ़ाव को क्या आप एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं जो आपको अपने गोल्स के दरअसल और करीब ले जाती है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि वर्तमान आधुनिक समाज को समझना होगा कि हम बचत इसलिए नहीं करते हैं कि जीवन में आने वाले खतरों का सामना कर सकें। जीवन में आने वाले खतरों के लिए आजकल एक बहुत अच्छी सुविधा है जिसको आप इंश्योरेंस कहते हैं। उसके लिए महज आपको प्रीमियम खर्च करना पड़ता है और यही वित्तीय नियोजन है। जब भी आप वित्तीय नियोजन करें तो सबसे पहले अचानक से कभी भी इकोनॉमी में संकट आया तो हमारा काम जा सकता है, नौकरी जा सकती है, दुकान बंद हो सकती है, जो भी हम काम करते हैं उस पर रुकावट उत्पन्न हो सकती है। तो उसका सामना करने के लिए घर का खर्चा सुचारू रूप से चले, हमारे पास इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। ये पहला काम आप करें। दूसरा काम आप ये करें कि जीवन में जो भी खतरे हैं, मैं कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ, मुझे कभी दुर्घटना हो सकती है, बाढ़ या भूकंप इत्यादि कैलेमिटीज़ की वजह से घर को कुछ नुकसान हो सकता है, मेरी नौकरी जा सकती है, बीमारी होने की वजह से मेरी नौकरी जा सकती है, घर में दूसरा सदस्य बीमार हो सकता है। ये तमाम जो संकट होते हैं, मेरी कार चोरी हो सकती है, घर में चोरी हो सकती है, इन तमाम संकटों का सामना करने के लिए महज आप प्रीमियम दीजिए और इंश्योरेंस की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद जो आपकी सेविंग्स है, ये सेविंग्स पैसा बनाने के लिए होती है, ये सेविंग सपनों को पूरा करने के लिए होती है, ये सेविंग जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होती है। परिवार के साथ बैठिए, कागज पे लिखिए कि आपने बचत कितनी की है, फिर लिखिए कि आपने बचत क्यों की है, आपका नेटवर्थ अभी कहाँ है और आप कहाँ जाना चाहते हैं। जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उसमें बहुत से पड़ाव आते हैं। कुछ पड़ाव 6 महीने बाद आते हैं, कुछ पड़ाव 1 साल के बाद आते हैं, कुछ पड़ाव 5 वर्ष के पश्चात आते हैं, कुछ पड़ाव 10 वर्ष के पश्चात आते हैं। तो निश्चित करें कि आपके जीवन के पड़ाव क्या हैं, आपके जीवन के लक्ष्य क्या हैं, जो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। और तत्पश्चात आप देखिए कि म्यूचुअल फंड कितनी खूबसूरत व्यवस्था है पूरी दुनिया के अंदर। आज की तारीख में मैं बहुत यकीन और विश्वास के साथ प्रदीप जी आपके सामने ये निवेदन कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय निवेश का ये तरीका बन गया है। क्योंकि जो आपकी आर्थिक ज़रूरत है, जो आपके निवेश की ज़रूरत है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, चाहे आप अपने पैसे पर थोड़ी सी आमदनी चाहते हो, चाहे आप अपने पैसे पर ज़्यादा ग्रोथ चाहते हो, चाहे आप पैसा लगातार निवेश करना चाहते हो, चाहे आप पैसा लमसम निवेश करना चाहते हो, चाहे आप पैसा टुकड़ों में अपनी आमदनी को प्राप्त करना चाहते हो, चाहे आप लमसम आमदनी प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो पहले आप तय कर लें। आप देखेंगे म्यूचुअल फंड के पास सॉल्यूशन है और इस व्यवस्था को हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो ये जो आप एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, ये रिस्क को कम करने का एक सही तरीका है। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड की बात आती है, लोगों के दिमाग में यही समझ में आता है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि रिस्क हो जाएगा, रिस्क को कैसे कम रखें, रिस्क को कैसे मैनेज करें। एग्जैक्टली
एसेट एलोकेशन कैसे आपको रिस्क कम करता है? जैसे जीवन में आप देखिए, मुझे अगर सामने पड़ोसी से मिलने जाना है तो मैं पैदल जाता हूं, क्योंकि वो सबसे सरल, सबसे सीधा और सबसे कम जोखिम भरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पर मुझे यहाँ से लंदन जाना है तो मैं विमान से ही जाऊँगा। कोई भी साधन चाहे कितना ही सुरक्षित क्यों ना हो, मुझे विमान में बैठने में चाहे कितना ही डर क्यों ना लगता हो, लेकिन सबसे सेफ साधन मेरे लिए विमान ही होगा। तो कौन सी चीज़ कितनी सेफ है, कितनी रिस्की है, ये तय करती है कि उससे आप चाहते क्या हैं। तो अगर आप एफडी करते हैं, एफडी बहुत सेफ है, पर अगर आप एफडी को 20 साल के लिए रखेंगे तो उससे खतरनाक कोई निवेश नहीं है, क्योंकि वो कभी महंगाई को हरा नहीं पाएगा और टैक्स देने के बाद तो आपके धन में उल्टा हानि होगी, धन का निर्माण तो बिल्कुल नहीं होगा। इक्विटीज अगर आप 2-3 महीने के लिए, 2-3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बहुत रिस्क उत्पन्न करती है, पर आप लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि अगर आपने दौलत बनाई है, अगर आपने धन का निर्माण किया है तो सर्वाधिक धन का निर्माण इक्विटीज में हुआ है। और यही तय करना, यही पता करना कि मुझे पैसे की कब जरूरत है, कब इस पैसे को मैं इस्तेमाल करूंगा, इसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा प्रदीप जी, जो मुझे लगता है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना के संकट के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग और एसेट एलोकेशन, 3 शब्दों की हम बात कर रहे हैं और इन तीनों शब्दों से निकल के आती है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं हिंदुस्तान के हर शहर में करीब करीब गया हूं इन्वेस्टर्स मीट करने के लिए। कम से कम 2000 इन्वेस्टर्स मीट मैंने आज तक की हैं। 5 लाख से अधिक मैं निवेशकों से अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पे इन सभाओं में मिल चुका हूं। मैं एक प्रश्न उनसे हमेशा पूछता हूं कि आप में से कौन व्यक्ति है जो धनी बनना चाहता है, और आश्चर्य में आपको बताता हूं हर व्यक्ति सभा में हाथ खड़ा करता है कि मैं धनी बनना चाहता हूं। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं धनी कौन होता है, तो बहुत तरह के जवाब होते हैं। लोगों ने धनी होने को आंकड़ा समझ लिया है कि मेरे पास 1 करोड़ होंगे, 5 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, 50 करोड़ होंगे, 100 करोड़ होंगे तो मैं धनी बन जाऊंगा। हरगिज नहीं। इस महामारी के संकट में, लॉकडाउन में हमें एक बात सीखनी होगी कि धनी बनने का मतलब यह है कि आप धन के लिए काम नहीं करते हैं, धन आपके लिए काम करता है। जो व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने काम को ठोकर मार सकता है, जो व्यक्ति अपनी मर्जी से दुकान को बंद कर सकता है, जो व्यक्ति अपनी मर्जी से नौकरी को छोड़ सकता है तब भी उसके घर का खर्चा चलता रहे, वो धनी होता है। और एक अद्भुत बात यह है कि इसको पैसिव इनकम, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। निवेश ही वो माध्यम है जो इस पैसिव इनकम को आपको देता है और एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड के जरिए आपको धनी बनने में सहायक सिद्ध होता है। ये बात हमने की एसेट एलोकेशन की, जो सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन जो लोग आज आपकी बात सुन रहे हैं पर उन्होंने कभी ये बैठकर सोचा नहीं है, उनके पास निवेश हैं, तरह तरह के जब बचत होती है, पैसे होते हैं, वो लगाते हैं इधर उधर, जो भी विकल्प उनके सामने हैं, क्या कभी भी हम शुरू कर सकते हैं ये एसेट एलोकेशन? बिल्कुल, अच्छा कार्य तो जीवन में कभी भी कर सकते हैं, ये बुजुर्गों से मैंने सीखा है। और कहावतें भी हैं ऐसी कि जब जागो तब सवेरा, या देर आए दुरुस्त आयद। कोई बात नहीं, अगर आपने अभी तक एसेट एलोकेशन के जरिए निवेश नहीं किया है और आप टैक्टिकल इन्वेस्टर रहे हैं, तो टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हमारे को चैलेंज करते हैं, इंटेलिजेंस को चैलेंज करते हैं। इसमें एक्साइटमेंट तो बहुत है पर रिटर्न की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो मैं ज़्यादातर, और ये जन साधारण के लिए है, सॉफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स की मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सामान्य आम निवेशक है जो अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये जो दुनिया की इकोनॉमी है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और क्रेडिट, इन 3 शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है, बिजनेस साइकिल्स आ गई हैं, इकोनॉमी वॉलेटाइल हो गई है, मैं निवेदन ये करूँगा कि वो एक्सपर्ट की मदद लें। एक्सपर्ट उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद कर सकता है, एक्सपर्ट उनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने में मदद कर सकता है, एक्सपर्ट उनको उस तरह से नियंत्रित कर सकता है। एक्सपर्ट का मतलब है जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण थे जिन्होंने अर्जुन को एक ऐसे समय में कमजोर अवस्था से बाहर निकाला कि वो अपने गुरु और अपने पितामह पे प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। तो कितना जबरदस्त भावनात्मक रूप से उन्होंने मजबूत कृष्ण ने अर्जुन को बनाया जब अर्जुन संकट में था। तो जब आपके पोर्टफोलियो में नुकसान होता है, जब बाजार में गिरावट आती है, जब आपको बहुत नुकसान हो रहा होता है, स्टडीज़ ये कहती हैं कि पैसे में नुकसान के डर को हम ऐसा ही देखते हैं जैसे जान जा रही है, क्योंकि पैसा प्राणों जितना ही प्यारा है। तो ऐसे समय में अगर आपने एक्सपर्ट की मदद ली है तो वो आपके भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि जीवन में ऐसी घटनाएं बार बार होने वाली है। 30% की गिरावट ये पहली बार नहीं हुई है, 30% की गिरावट इतिहास में होती रही है, 30% की गिरावट जीवन में आगे भी कभी 4, 5, 10 सालों में हो सकती है। हम ये सब जानते हैं, फिर भी हम घबराते हैं। इसलिए एक्सपर्ट की मदद लेना इस विचलित इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी हो गया है।
अच्छा, ये जो अब आप हम ही बात कर रहे थे एक सही प्लानिंग की और एक एक्सपर्ट की एडवाइस की, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग एक एक चीज़ हम और भी देखते हैं कि एक्सपर्ट को एडवाइस लेने के लिए फ़ीस देनी पड़ती है, लोगों को लगता है वो बचा लें, और उससे ज़्यादा नुकसान फिर वो निवेश में करके जाते हैं। ये एक बदलाव है जो धीरे धीरे अब आना शुरू हुआ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेकर के सही एसेट एलोकेशन कर रहे हैं और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए, आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की लगातार ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक बार प्लानिंग कर ली, स्ट्रक्चर कर लिया, उसके बाद आपके सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं, आपके खर्चे बदल सकते हैं, आपके परिवार की चीज़ें बदल सकती हैं, आपको पैसों की जो ज़रूरत का आपने अनुमान लगाया था वो बदल सकता है, आमदनी बदल सकती है। कितने दिनों में, कितने दिनों के बाद आपको फिर से अपने एडवाइज़र के साथ बैठना चाहिए और फिर से इसको रीअसेस करना चाहिए? क्या 6 महीने काफ़ी है? क्या साल भर में एक बार किया तो काफ़ी है, या और जल्दी या और देर से? आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है प्रदीप जी, और आपने बहुत सुंदर व्यवस्था भी दी। पहले जो आपने बात कही कि एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत क्यों है, एक्सपर्ट की ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि निवेश में हम गलतियां ना करें और हमारे भावनाओं को काबू में रखें। इसलिए बेहतर ये रहता है कि हमारे जो हमारे सलाहकार हैं, हमारे जो एडवाइज़र हैं, उनके साथ जो हमारा जीवन का रिश्ता है वो लगातार हमेशा सतत बना रहे, हमेशा बना रहे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो। और आपके एडवाइज़र आपके सभी परिवार को जानते हों और सभी परिवार के साथ बैठ के आप उनसे बात करते हों, आपके सपनों को जानते हों, आपकी आमदनी, आपके खर्चों के हिसाब को जानते हों, तब जाके वो इस व्यवस्था में आपकी अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। और इस कार्य को करने के लिए अपने एडवाइज़र के साथ मिलकर समय समय पर आपको अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करना होगा। इसके लिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप रिविजिट करेंगे, जितना ज़्यादा रीबैलेंसिंग करेंगे, उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, और जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे उतना आपके रिटर्न कम हो सकते हैं, आपके टैक्सेशन बढ़ सकता है। तो इसके 2 मापदंड हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। पहला ये कि साल में एक बार रिव्यू ज़रूर करें, नंबर 1। और साल में जब आप रिव्यू करें तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको टैक्स एफिशिएंसी बहुत बेहतरीन मिलती है। और दूसरा मापदंड ये होता है कि जब भी परिवार में कोई बड़ा भारी परिवर्तन आए या इकोनॉमी में कोई बड़ा भारी परिवर्तन आए, जैसे अभी कोविड-19 हुआ या लॉकडाउन हुआ, तो इस वक्त क्या है कि एसेट्स के रिटर्न्स में, एसेट्स की परफॉर्मेंस में रात दिन का अंतर आ जाता है। उस वक्त आपकी रीबैलेंसिंग तुरंत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दूसरा मापदंड ये है कि कोई बड़ा भारी परिवर्तन या तो अर्थव्यवस्था में आए या हमारे जीवन में आए, तब भी आपको अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है कि आप कम से कम साल में एक बार तो अपने एसेट एलोकेशन को, अपने निवेश को रिव्यू करें और एक्सपर्ट की लगातार सलाह लेते रहें। एक बार सलाह लेने से काम नहीं चलेगा। एक जो ऑब्जर्वेशन है आमतौर पे कृष्ण जी, वो ये है कि कई बार लोगों ने एक प्लानिंग कर ली, पैसे लगा लिए। ये खासतौर पे तब होता है जब बाजार बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो अचानक आपके पास कोई एजेंट, कोई एक सेल्स रेप आता है और वो आपसे ये कहता है कि जी ये वाला फंड देखिए, ये फला स्कीम देखिए, इंश्योरेंस की या फंड की, इसमें पिछले सालों में इतने रिटर्न आए, और आप देखते हैं कि मेरे रिटर्न तो इससे बहुत कम थे या कम थे, मेरा रिटर्न बढ़ सकता है अगर मैं ये चेंज कर लूँ। और फिर लोग सब कुछ छोड़कर अपनी पुरानी स्कीमें बदल के नई चीज़ में चले जाते हैं, जहाँ पर उनको दरअसल ये सभी की टेंडेंसी है, हम सभी चाहते हैं कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये कैसे तय करें कि कितना मुनाफा सही है, और इस तरह का जब भी एक आपको प्रलोभन दिखाई दे उसको कैसे असेस करें और कैसे फैसला करें? बहुत ही आसान है, जीवन से हम सीख सकते हैं। ऑफिस से छूटने के बाद शाम को आप घर जाते हैं और सड़क पे ट्रैफिक होता है, उस वक्त आपकी इच्छा होती है आप घर में सबसे जल्दी पहुंचे, घर में तुरंत पहुंचे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी कार को 100 की स्पीड पे चलाते हैं। आप कार की स्पीड कैसे तय करते हैं? आप कार की स्पीड ऐसे तय करते हैं कि संतुलन बना रहे, ना आपकी दुर्घटना हो, ना सामने किसी की दुर्घटना हो। और जैसे ही आप गति बढ़ाते हैं, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो रिटर्न के पीछे भागने से हमारा काम नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ प्रदीप जी, बहुत ही निराशा होती है हमें ये जानने के बाद कि अगर म्यूचुअल फंड ने ये शब्द लिखे हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, तो इसको क्यों लिखे हैं, सवाल पूछना चाहिए। ये इसलिए लिखा है, शोध हुआ था, मैं नाम भी ले सकता हूं, ब्रैड कॉर्नल, मिस्टर जैसन और डेविड नानग्यान, तीन महोदय हैं, तीनों ने शोध किया। और शोध में क्या बताया कि जिस स्कीम ने पिछले 1 या 2 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, संभावना इस बात की ज़्यादा होती है, इतिहास इस बात का प्रमाण भी देता है कि वो योजनाएं आने वाले समय में अच्छा नहीं करती है, और जिन योजनाओं ने पिछले 2-3 वर्षों में अच्छा नहीं किया है वो आने वाले समय में अच्छा करती हैं। बिल्कुल, ये तो अच्छे वाले बाजार की बात हुई कि आपको
परफॉर्मेंस को चेज नहीं करना है और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे टिके रहना है। लेकिन इसका उल्टा जब बाजार कमज़ोर होता है उस समय ये देखने में आता है कि अगर आप किसी से कहें कि भाई आज पैसे लगाओ, तो उसको लगता है नहीं आज तो ठीक नहीं है, अभी भी बहुत सारी चिंताएं हैं, अभी और ख़राब होगा और थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। और वही व्यक्ति जब कुछ दिन के बाद फिर आपसे मिलता है और आप कहते हैं भाई आज पैसे लगाओ, तो कहते नहीं उस दिन जो आप कह रहे थे ना वो ठीक था मौका, वो तो निकल गया हाथ से, अब तो बाजार ऊपर आ गया। तो ये या तो आने वाला कल या तो पिछला वाला कल, वो सही समय दिखता है पैसे लगाने के लिए। आज अभी फैसला लेना बहुत मुश्किल। हाँ, ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त प्रदीप जी है। मैंने आपसे कहा था कि मैंने बहुत सी सभाएं की हैं, उन सभाओं में कुछ प्रश्न हमेशा पूछता हूं। तो एक दूसरा प्रश्न है जो मैं हमेशा पूछता हूं, ये उन लोगों से पूछता हूं जो कि डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीदते हैं, और उनसे मैं पूछता हूं कि एक बात बतावें कि जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो अगले दिन उसके भाव गिर जाते हैं कि बढ़ जाते हैं? यकीन मानिए ज़्यादातर लोग क्या जवाब देते होंगे, चलिए आप कयास लगाएं। गिर जाते हैं। तो कितनी अजीब सी बात है, कितनी अजीब सी बात है प्रदीप जी। देखिए हमारे सामने एक बाजार है, आप सेंसेक्स है, सेंसेक्स को 40 साल हो गए और 40 साल के अंदर सेंसेक्स 100 से बढ़ के 40,000 पहुंच गया था, 42,000 पहुंच गया। ऐसे बाजार के अंदर जहां पर संभावनाएं ऊपर जाने की ज़्यादा है, ज़्यादातर लोगों का अनुभव यह है कि शेयर्स खरीदने के बाद दाम गिर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इंसान के साथ एक दिक्कत है, वो एफोफेनिक नेचर का है, पैटर्न सीकिंग बिहेवियर में जाता है, वो पैटर्न को खोजता है। मंदी में उसको मंदी नज़र आती है, तेज़ी में उसको तेज़ी नज़र आती है, जबकि ये बाजार रैंडम है। इस रैंडमनेस को स्वीकार करना चाहिए और इसीलिए बाजार में जो व्यक्ति सतत प्रक्रिया को फॉलो करते वक्त लगातार निवेश करता रहता है वो हमेशा जीत में रहता है। बिल्कुल, ये सही बात है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एक पॉलिसी बनाएं, एक नियम बनाएं और उसके हिसाब से चलें और एक एक्सपर्ट की राय लें, तभी आप सही वक्त पर निवेश कर पाएंगे। और थोड़े पेशेंस के साथ, जाहिर है कि बाजार में सबसे अच्छा दिन निवेश करने का कौन सा होता है यह आपको तभी पता चलता है जब वो दिन निकल जाता है। इसलिए आप कभी भी ये फैसला नहीं ले सकते कि आप सबसे अच्छे मौके पर निवेश करेंगे, लेकिन हाँ, जब भी मौके मिले थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहे, ये रणनीति होनी चाहिए। कृष्ण शर्मा जी के साथ इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही बेहतरीन पैसा बनाने के, पैसा बचाने के और उसको दुगना करने के, चौगुना करने के, आपके जीवन में वेल्थ क्रिएट करने के और क्या तरीके होते हैं और क्या मंत्र हैं, ये सब कुछ जानेंगे अगले एपिसोड में। खास तौर पे फोकस होगा हमारा इस बात पे कि म्यूचुअल फंड्स की क्या भूमिका है वेल्थ क्रिएशन की इस पूरी प्रक्रिया में, और इस तरह के उतार चढ़ाव के बीच म्यूचुअल फंड के निवेशकों को क्या करना चाहिए। कृष्ण शर्मा जी के साथ ये बातचीत आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। निवेशक जागरूकता के अंतर्गत HDFC म्यूचुअल फंड ने एक नया ऐप MF Bytes लॉन्च किया है। MF Bytes के जरिए आप म्यूचुअल फंड से जुड़ी विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि अंग्रेजी के साथ साथ ये हिंदी में भी उपलब्ध है। आप सभी इस ऐप को आज ही डाउनलोड करें और म्यूचुअल फंड के विभिन्न कॉन्सेप्ट, विभिन्न अवधारणाओं की समझ सुगमता से प्राप्त करें। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Focus, ideate, innovate, enable.